नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रीवियस पेपर। अब आपको जिस तरह से हमारे हिंदी प्रीवियस पेपर कंप्लीट हो रहे हैं, इसी तरह से जीएस और उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर भी देखने को मिलने वाले हैं। बहुत जल्द आपको कल या परसों से ये हमारी सीरीज शुरू हो जाएगी, जीएस के प्रीवियस पेपर और उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर। ठीक है, इस वाले पेपर में अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास है जो राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, आपको याद रखना है। इससे अलग की जो जानकारी है आपको याद रखना कि इनका जन्म कब हुआ था, तो बताना। 1893 में उत्तर प्रदेश में राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था, जबकि 1963 पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। जबकि इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, इनका पूछा जाता है इनका मूल नाम क्या था। तो राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम है, याद रखना, केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे इनका वास्तविक नाम होता है। जबकि आपको जो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, 1930 में राहुल सांकृत्यायन श्रीलंका की यात्रा करते हैं और श्रीलंका के ऊपर इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। सही है, श्रीलंका की यात्रा करते हो, वहीं पर 1930 में ये अपना बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो किस भारतीय कवि ने, जो प्रसिद्ध कवि थे, बौद्ध धर्म अपनाया था? तो बताना, राहुल सांकृत्यायन। और 1930 के बाद ही इनका नाम केदारनाथ पांडे के स्थान पर क्या हो जाता है? राहुल सांकृत्यायन हो जाता है। तो ये चीजें इनके बारे में याद रखना। इससे अलग की जो जानकारी है, इनके महत्वपूर्ण कुछ उपनाम आते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इनके उपनाम की। राहुल सांकृत्यायन के जो उपनाम हमारे एग्जाम में आते हैं, जैसे महापंडित, महापंडित बोला जाता है। महापंडित से अलग आता आपका हिंदी यात्रा साहित्य का जनक, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक। जनक या पिता एक ही बात है, ठीक है, याद रखना, जनक। अब बात कर लेते हैं राहुल सांकृत्यायन के जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास नहीं है राहुल सांकृत्यायन का। पहला दिया गया है किन्नरों के देश में, शैतान की आंख और सिंह सेनापति। उसके बाद मेरी जीवन यात्रा। तो ऑप्शन नंबर डी है मेरी जीवन यात्रा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इनका उपन्यास नहीं है, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, ये भी याद रखना कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा। तो बताना मेरी जीवन यात्रा। जबकि अन्य उपन्यास किन्नरों के देश में, शैतान की आंख और सिंह सेनापति। इससे अलग कुछ इनके यात्रा साहित्य होते हैं जो आपको याद रखने, जैसे लंका, क्योंकि श्रीलंका की यात्रा करते हैं। लंका के बाद जापान, लंका, जापान, उसके बाद ईरान, चीन, चीन के बाद मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा इनकी महत्वपूर्ण यात्रा है जो पूछी जाती है। उसके बाद मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। तो यात्रा वृत्तांत के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी गई है। उसके बाद तिब्बत में 7 वर्ष, तिब्बत में 7 वर्ष। तो ये महत्वपूर्ण चीजें इनकी याद रखना। आत्मकथा भी याद रखना। राहुल सांकृत्यायन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं। उससे अलग की कुछ इनकी उपलब्धियां हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि इन्हें 1958 में 1958 में एक पुरस्कार दिया गया था, हिंदी साहित्य पुरस्कार, हिंदी साहित्य पुरस्कार। और 1963 में इन्हें एक प्रसिद्ध पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण पुरस्कार। तो ये 2 पुरस्कार दिए गए थे। जबकि इनके उपनाम, मूल नाम, ठीक है, या कहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, या ऐसे हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि जिसने बाद में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो सब किसकी बात है? राहुल सांकृत्यायन के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा लोकोक्ति से क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? इकल डूंग लोटिन रू लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ये हमारी
लोकोक्ति पूछी गई है, इसका क्या अर्थ हमारा होने वाला है। पहला दिया गया है वापस आने की उम्मीद खत्म। उसके बाद अकेला व्यक्ति जहां तहां भटकता रहता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली होता है, किसी की मदद ना लेना। क्या आंसर होगा हमारी लोकोक्ति का? इकल डूंग लोटिन रूपा, क्या अर्थ होगा? तो याद रखना अकेला व्यक्ति जहां तहां भटकता रहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा, डी नहीं बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जितने टॉपिक है हमारे जो अब लेटेस्ट टॉपिक हमारे ऐड हुए उन सबसे भी अपने क्वेश्चन उठाए गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, पत्र लेखन से क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा? यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ आई है तो आप किस अधिकारी को पत्र लिखोगे, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले दिया गया है स्वास्थ्य अधिकारी को, जिला अधिकारी को, मुख्यमंत्री को या निकट के थाना अध्यक्ष को। बताइए बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए किसे पत्र लिखा जाएगा? तो याद रखना ये लिखा जाता है हमारे जिला अधिकारी को, डीएम को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है? संथाली भाषा के बारे में पूछा। संथाली किस परिवार की भाषा है? संथाली के बारे में पूछा। ये संथाली जो हमारी किस परिवार की भाषा है? तो पहले तो ये याद रखना भारत में भाषा परिवार, भारत में भाषा परिवार, भारत में कितने भाषा परिवार है? तो बताना हमारे यहाँ 4 भाषा परिवार है। पहला आता है भारोपीय, भारोपीय परिवार। दूसरा आता है हमारा द्रविड़ परिवार। तीसरा आता हमारा ओस्टिक परिवार। और लास्ट होता है चीनी तिब्बत परिवार, चीनी तिब्बत परिवार। ये हमारे यहाँ हिंदी में 4 हमारे भाषा परिवार है। चारों के बारे में आपको याद रखना है। इनका परसेंटेज पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो बताना भारोपीय। कितने परसेंट होता है? तो बताना ये हमारा 73% है और ये सबसे बड़ा परिवार भी है। दूसरा हमारा द्रविड़ परिवार आता है, ये कितना है हमारा? ये 25%। उसके बाद पौष्टिक परिवार 1.3% और जो लास्ट बचा 0.7%, ये हमारा कौन सा? चीनी तिब्बत। तो आपको याद रखना हिंदी के भाषा परिवार में सबसे बड़ा परिवार, सबसे छोटा परिवार। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, संथाली किस परिवार की भाषा है? तो ये याद रखना हमेशा जो संथाली है हमारी पौष्टिक परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? संथाली हमारी पौष्टिक परिवार की भाषा है। अन्य परिभाषा, अन्य जो हमारी भाषाएं पौष्टिक परिवार की, जैसे एक संथाली आ जाती है, संथाली से अलग आती है आपकी, आपको याद रखनी है मुंडारी। क्या नाम है? मुंडारी। उसके बाद एक आएगी आपकी हो, संथाली, मुंडारी और हो। ये हमारी पौष्टिक परिवार की भाषाएं पूछी जाती है, पूछी भी गई है, तभी क्वेश्चन का पता चला। उसके बाद चीनी तिब्बत जो हमारा सबसे छोटा परिवार है, इसमें कौन कौन सी हमारी भाषाएं आती है? तो बताना इसमें आती है मिजो, जो मिजोरम में बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखनी है नागा, जो आपकी नागालैंड में बोली जाती है। उसके बाद खासी, मेघालय में बोली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे चीनी तिब्बत की। द्रविड़ परिवार जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। इसमें कौन कौन सी आती है? तो एक तो ये याद रखना, ये हमारा दक्षिण भारत का परिवार है। कहाँ का परिवार है? दक्षिण भारत का परिवार है। इसमें आती कौन कौन सी है? तो बताना इसमें आती है आपकी तमिल, उसके बाद आती है तेलुगु, तमिल तेलुगु, उसके बाद मलयालम और चौथी हो जाती है हमारी कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये हमारे द्रविड़ परिवार की भाषाएं कितनी है? तो बताना 4। कितना परसेंट है? तो ये पूरे परिवार का 25% है। दक्षिण भारत में ये आती है। इससे अलग की जो चीजें आपको याद रखनी है, जो हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि आपको ये याद रखना, ये जो हमारी तमिल भाषा है, एक तो ये याद रखना द्रविड़ परिवार की ये सबसे पुरानी भाषा है।
और सबसे पुरानी भाषा के साथ साथ आपको याद रखना है इसे क्लासिक भाषा कहते हैं। किस भाषा को क्लासिक भाषा कहते हैं? तो बताना तमिल भाषा को कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी तेलुगु भाषा है, इसका भी एक उपनाम है, आपको याद रखना, इटालियन ऑफ द ईस्ट। इटालियन ऑफ द ईस्ट। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं? तेलुगु को। क्लासिक किसे कहते हैं? तमिल को। और इस परिवार की सबसे प्राचीन कौन सी है? तमिल है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा भारतीय परिवार है, सबसे बड़ा परिवार है, कितना परसेंट है? तो बताना 73% है। इसमें आता क्या क्या है? तो बताना इसमें भारत और यूरोप की भाषाओं को शामिल किया जाता है। देखो यूरोप की भाषा को भी शामिल किया जाता है। सर यूरोप की कौन कौन सी भाषा है? तो यूरोप की महत्वपूर्ण भाषा आपको याद रखना, जैसे आएगी हमारी अंग्रेजी। किस परिवार की भाषा अंग्रेजी? तो बताना भारतीय परिवार की है हमारे यहाँ। उसके बाद जर्मन, ये भी आ जाएगी। जर्मन के बाद आ जाएगी आपकी नेक्स्ट नेपाली। तो भारत की तो आने वाली है, भारत के साथ साथ अन्य भी आती है, ये आपको याद रखना भारतीय परिवार। ठीक है, इसके बारे में इतनी जानकारी याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट जब इससे कोई क्वेश्चन बनेगा और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इसे। ऐसा कोई नहीं होगा जो आपका पॉइंट आए और वो बाहर को चला जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संथाली औष्टिक परिवार की है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? पशुओं के जो नाम होते हैं उसमें कौन सी हमारी संज्ञा होती है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। दुनिया में जितने भी नाम हैं सब संज्ञा है। जो आप परिभाषा पढ़ते हो किसी वस्तु स्थान के नाम को, कुछ नहीं पढ़ना, संज्ञा होगा, आप बोल देना नाम है। जो नाम होगा वो संज्ञा होगी, 100% होगा, कोई अपवाद भी नहीं होगा। कुछ बोलते समय जो हमारे दृष्टि पटल पर एक इमेज बनती है, बस वही संज्ञा होती है। जब कभी संज्ञा को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी तो हमारे क्वेश्चन में आई है, तो बताइए पशुओं के नाम क्या होंगे? तो देखो पशुओं के नाम क्या होगा, जैसे हम पशु का नाम लिख देते हैं, कोई गाय या बैल, गाय, बैल, बछड़ा, तो सब क्या है? ये हमारे जाति को दर्शाते हैं। ठीक है, तो पशुओं के नाम में क्या होने वाली है? हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें देखने को अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्या दिया गया है? ऐसे शब्द जो भाषा का उल्लंघन करते हैं, ऐसे शब्द जो भाषा का उल्लंघन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। पहले दिया गया बोली, फिर विभाषा, फिर टकसाली भाषा और उसके बाद राजभाषा। राजभाषा तो बिल्कुल आसान होता है, राजभाषा तो होगा नहीं, क्योंकि राजभाषा जो होती है क्या होती है? हमारे कामकाज की भाषा। जो हमारे कामकाज की भाषा उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। ठीक है, जो बोली होती है, तो बोली क्या होती है हमारी? तो बताना, एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। एक सीमित क्षेत्र में, मान लेते ये इस तरह से हमारा देश है पूरा, और इसके एक छोटे से हिस्से में मान लेते इस जगह भाषा बोली जाती है नेपाली। तो नेपाली नेपाल वालों के लिए तो भाषा है, लेकिन अब हमारे तो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि नेपाली हमारे यहाँ सिक्किम में बोली जाती है। सही है, तो हमारे यहाँ नेपाली बोली है, जबकि नेपाल में नेपाली भाषा है। ठीक है, तो जो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, चाहे वो भाषा ही क्यों ना हो, अगर किसी छोटे से क्षेत्र में बोली जाएगी तो वो रूप ले लेती है बोली का। तो ये याद रखना, बोली की परिभाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हमारी भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अब बात कर लेते हैं विभाषा, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो ऐसे शब्द जो भाषा का उल्लंघन करते हो वो हमारे विभाषा कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो हमारी भाषा का उल्लंघन करते हो उसे विभाषा कहते हैं। जैसे एक शब्द लिख देता हूं मैं, ये देखो, तेरे को, और होगा मेरे को, तेरे को, मेरे को। उसके बाद नेक्स्ट एक शब्द होता है बिस्किट। तो ये जो शब्द है ना तो तेरे को दुनिया में कोई शब्द है, ना मेरे को कोई शब्द है, ना ही बिस्किट कोई शब्द है। तो शुद्ध क्या होगा? तेरे को की जगह हो जाएगा तुझको, मेरे को की जगह हो जाएगा मुझको, बिस्किट की जगह हो जाएगा बिस्कुट। तो जो शुद्ध शब्द होता है वो बिस्कुट होता है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे चलन में है, जैसे तेरे को, मेरे को और बिस्किट। ये कोई शब्द नहीं होते, ये क्या करते हैं? हमारे जो शब्द होते हैं ना उनका उल्लंघन करते हैं।
तो ऐसे शब्द जो उल्लंघन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? विभाषा कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि विभाषा क्या होते हैं? जो भाषा का उल्लंघन करने वाले शब्द होते हैं। जबकि ये जो शब्द है तेरे को, मेरे को और बिस्किट वो चलन में रहते हैं, ठीक है, जबकि क्या है, ये गलत है। ये तो विभाषा वही होते हैं जो उल्लंघन करते हैं। अब टकसाली भाषा क्या होती है सर? तो टकसाली भाषा ऐसे शब्द होते हैं जो चलन में आ गए हो, ऐसे शब्द जो चलन में आ गए हो। चलन में कैसे शब्द? ये जो ऊपर लिखे हैं, जैसे तेरे को, मेरे को और बिस्किट, ये क्या है? ये हमारे अशुद्ध शब्द हैं, लेकिन आज बिस्किट शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है और ये चलन में भी आता है। जबकि शुद्ध होता है बिस्कुट, बिस्कुट शुद्ध होता है, ना कि बिस्किट शुद्ध होता है, ठीक है। तो याद रखना क्या पूछा था? ऐसे शब्द जो भाषा का उल्लंघन करते हो तो कहना विभाषा कहलाते हैं। जबकि बोली एक क्षेत्र में टकसाली चलन में आ गए हो और राजभाषा हमारे कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, क्या पूछा गया है? जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, पहला बनाग्नि, उसके बाद नेक्स्ट दावानल, जठराग्नि और बड़वाल। क्या कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को? बताना है आपको। तो जंगल में लगने वाली जो हमारी आग होती है इसे कहते हैं हम अपना दावानल। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग बताना दावानल। उसके बाद जो दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में जठराग्नि, ये होती है हमारे पेट में लगने वाली आग। पेट में लगने वाली आग क्या होती है? जठराग्नि। और एक शब्द होता है हमारा जो लिखा बाड़ावन, लिख देता हूं बड़वानल। ये क्या होती है? तो बताना बड़वानल होती है हमारे समुद्र में लगने वाली आग। तो तीनों आग पूछी जाती है, पेट में लगने वाली जठराग्नि, समुद्र में लगने वाली बड़वानल और जंगल में लगने वाली दावानल। सही है, तीनों पूछी जाती हैं। आपको याद रखना एक ही क्वेश्चन था लेकिन हमने 3 बनाए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है हमारा पर्यायवाची शब्द, और क्या पूछा गया है इसमें? प्रेक्षण शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। प्रेक्षण जो शब्द है किसका हमारा पर्यायवाची शब्द ये होता है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारा तोता, तोते के बाद नेक्स्ट आंख, उसके बाद ब्रह्मांड, नेक्स्ट जो दिया गया हमारा समुद्र। तो किसका ये हमारा पर्यायवाची शब्द होने वाला है? तो याद रखना ये जो हमारा पर्यायवाची शब्द है प्रेक्षण हमारी आंख का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आंख के बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, जैसे आपको याद रखना एक होता है दृग, दृग के बाद होता है लोचन, दृग लोचन, उसके बाद दृग लोचन विलोचन, उसके बाद दीदे, आंख को बोलते हैं दीदे, चक्षु, उसके बाद नेक्स्ट एक क्षण, और मिलता जुलता इसी से जो क्वेश्चन पूछा गया है एक क्षण प्रेक्षण दोनों को एक साथ जोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट होता है अक्षी, नेक्स्ट चख, बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आता है आपका अंबक। तो ये सब किसके? हमारी आंख के पर्यायवाची है, एग्जाम में आते रहते, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है चाल चलन, चाल चलन शब्द में कौन सा लिंग होगा? चाल चलन के बारे में पूछा गया कि इसमें हमारा कौन सा लिंग होगा। ऑप्शन दिए गए हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और आपका उभयलिंग। तो कौन सा शब्द होगा हमारा? तो ये याद रखना चाल चलन में जो होगा उभयलिंग शब्द होता है, उभयलिंग शब्द, ठीक है। आपको ये पता है कि अगर स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का हो तो पुल्लिंग, और उसके बाद जब किसी की जाति का पता ना चल पाए तो उसे कहते हैं उभयलिंग। सही है, ऐसे शब्द जिससे स्त्री और पुरुष जाति का पता ना चल पाए उसे कहते हैं उभयलिंग। परिभाषा आपको याद रखनी है, जैसे चाल चलन, उसके बाद नेक्स्ट होते हैं प्रधानमंत्री, जो हमारे पद होते हैं सब हमारे उभयलिंग होते हैं। उसके बाद जैसे हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उसके बाद नेक्स्ट सचिव, जितने भी हमारे
पद होते हैं, सब क्या होते हैं, उभयलिंग शब्द होते हैं। जैसे मजा उभयलिंग शब्द है, चित्रकार, आपको लग रहा होगा ये पुल्लिंग है, लेकिन पुल्लिंग नहीं है, उभयलिंग है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो हमारे पद भी होते हैं और कुछ अन्य शब्द है, जैसे पूछा गया है चाल चलन, डॉक्टर, मैनेजर, इंजीनियर, सब कैसे शब्द है, तो हमारे सब उभयलिंग शब्द है। डॉक्टर भी उभयलिंग हो जाएगा, मैनेजर भी और इंजीनियर भी। तो ऐसे शब्द जिससे स्त्री या पुल्लिंग या स्त्री जाति और पुरुष जाति का पता न चल पाए, उसे उभयलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते में कौन सा वाक्य है। वाक्य पूछा है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, क्या ये संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेत है, आज्ञा। अब देखो इसमें इतना देखो किसकी बात की गई है, बताइए। क्या इसमें कहीं ऑर्डर दे दिया तो आज्ञावाचक होता, संदेह की बात कुछ है नहीं, तो देखो संदेह कहीं तक नहीं आना, ये कहीं तक नहीं आना। अब बताइए, क्या इसमें किसी व्यक्ति की इच्छा प्रकट हो रही है, तो कहना सर इच्छा भी नहीं हो रही, तो इसे भी काटो। ऑप्शन नंबर सी अपने आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहां कुशाग्र कौन सा विशेषण है, बताइए। विशेषण से क्वेश्चन पूछा है। विशेषण के बारे में क्वेश्चन हमेशा ही बनते रहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। 4 भेद होते हैं विशेषणों के, लेकिन यहां जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको बताना है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, इसमें हमारा क्या आंसर होने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा एक गुणवाचक। ठीक है, कुशाग्र क्या है, एक गुण है उसका, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। आप क्वेश्चन छांट कर भी कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट पता है तो उस आधार से भी कर सकते हो। किसी भी आधार से अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, क्या पूछा है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी बतानी है। कौन सा शब्द है जो हमारा शुद्ध वर्तनी है। सर्वोत्तम, संसारिक, उसके बाद सच्चिदानंद और कीर्ति। कौन सा शब्द है। सर्वोत्तम हमारा जो दिया गया अशुद्ध लिखा है, जो शुद्ध होता, सर्वोत्तम ये शुद्ध होता है। संसारिक गलत लिखा है, सांसारिक होता है। सांसारिक शुद्ध होता है। सच्चिदानंद जो दिया गया है बिल्कुल शुद्ध लिखा है, तो कीर्ति भी गलत लिखा है, ये कैसे शुद्ध होगा, ये होगा आपका कीर्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा, शुद्ध पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है। रिपीट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप आंसर लगा दो। कौन है, देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता के उपन्यासकार है। उसके बाद नेक्स्ट अलंकार से क्वेश्चन है, और क्या पूछा गया है, किस अलंकार में उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, बताइए। कौन सा अलंकार है आपके सामने। रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में संभावना तो नहीं दर्शाई जाती, इसमें क्या होता है, इसमें तो उपमेय और उपमान में आरोप लगाया जाता है। ठीक है, अब संभावना क्या इसमें दर्शाई जाती है, तो उपमेय में भी नहीं दर्शाई जाती, इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है सा, सी, से। अतिशोक्ति में तो बहुत अलग हो जाता है, कोई चीज होती है बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो अतिशोक्ति नहीं होना। तो याद रखना संभावना किस में दर्शाई जाती है, उत्प्रेक्ष अलंकार में। किस तरह से दर्शाई जाती है, अगर ये पूछा जाए तो ये भी याद रखना। इसमें आते हैं हमारे मानो मनहु जानो जिन्हु, मानो मनहु जानो जिन्हु। ठीक है, मानो ये इसके जैसा है, मानो वो उसके जैसा है, तो संभावना दर्शाई जाती है, और यही हमारा क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद उत्प्रेक्ष अलंकार में आपको याद रखना कि उत्प्रेक्ष अलंकार के सबसे बड़ी कवि कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे, मलिक मोहम्मद जायसी जी उत्प्रेक्ष अलंकार के सबसे बड़े कवि थे। उसके बाद नेक्स्ट जो और आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए उत्प्रेक्ष अलंकार के कितने भेद होते हैं,
जो क्वेश्चन पूछा गया है तो बताना इसके 3 भेद होते हैं। पहला वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा हेतु उत्प्रेक्षा और तीसरा जो होता आपका फलो उत्प्रेक्षा। तो वस्तु हेतु और फलो किसके अंग है तो बताना उत्प्रेक्षा अलंकार के। ठीक, तो इस तरह से हमारे अलंकार कंप्लीट हुए। याद रखना अलंकार के बारे में और जो चीज है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट करना, जबकि अलंकार की परिभाषा देने वाले व्यक्ति है आचार्य दंडी, जो कि नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया है शुद्ध वर्तनी से। जितने क्वेश्चन कर लो शुद्ध वर्तनी से उतने ही कम है। इसमें पूछा गया है ऊपर लिखित। अब देखो ऊपर लिखित हो या क्वेश्चन निम्नलिखित हो, ऊपर लिखित का मतलब होता है जो ऊपर लिखा हो, निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा हो। अब ऊपर लिखित हो या निम्नलिखित हो, इन सब में जितनी भी मात्राएं होती है सब हमारी छोटी मात्राएं होती है। अब देखो जिसमें भी कहीं बड़ी आ जाएगी आप वहीं काट देना, वहीं काटते हुए चले जाना। ऊपर लिखित, उपरिलिखित कौन सा शब्द होगा इसमें से बताओ, क्योंकि दोनों में छोटी है। ऊपर लिखित, उपरि लिखित, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपरी लिखित नहीं होता, ऊपर लिखित होता है या निम्नलिखित। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाक्य पूछा जो हमारे सिलेबस में जुड़े हुए हैं। बताइए क्या है इसमें शुद्ध वाक्य बताना, कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य होने वाला है बताइए। शुद्ध वाक्य आपको करने आगे होंगे क्योंकि ये सिलेबस अभी जुड़ा है हमारा, और ये क्वेश्चन बताना है आपको क्या इसका आंसर होने वाला है बताइए। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है मेरी 5 बहनें और एक भाई है, क्या ये सही है? आगे देखते हैं। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, यहां देखो बस कितना अंतर कर दिया गया है, यहाँ 5 का और इस 5 का अंतर कर दिया गया है, और कुछ तो नहीं है और कुछ नहीं है एक और अंतर है। ठीक है चलो कोई नहीं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो दिया गया मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, क्या ये सही है? उसके बाद मेरी एक भाई, ये तो गलत हो जाएगा। इन तीन में छोड़ो ए भी गलत हो जाएगा। अब इन दो में से बताना कौन सा हमारा शुद्ध होने वाला है बताइए, ए बी या सी, कौन सा हमारा आंसर होने वाला है बताइए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, बताइए कौन सा आंसर हमारा होने वाला है जो आंसर इसका माना गया है बताइए। तो इसका जो आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर बी माना गया है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है जो माना गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बताइए। रीतिकाल के बारे में पूछा गया है। रीतिकाल को हम और अन्य किस नाम से जानते हैं? रीतिकाल के बारे में आपको याद रखना है कि रीतिकाल के सबसे बड़े कवि कौन आते हैं हमारे? केशव दास जी आते हैं। रीतिकाल के सबसे बड़ी केशव दास है। रीतिकाल ही थे हमारे जिसमें सर्वप्रथम अलंकारों का प्रयोग किया गया था। पूछा जाता अलंकारों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, बताना रीतिकाल, और रीतिकाल के सबसे बड़े कवि केशव दास जी थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछा है, रीतिकाल का अन्य नाम पूछा है, कोई बात नहीं आपको बता देना। रीतिकाल का अन्य नाम क्या था? श्रृंगार काल था। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट विलोम शब्द पूछा गया है, बताइए क्या है, क्या पूछा है? कर्कश का विलोम शब्द बताना है, जो नीचे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा विलोम शब्द हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा ये आपसे पूछा गया है। कठोर, विवेकी, मधुर और विनम्र, कौन सा हुआ? कर्कश का क्या होगा तो बताना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मधुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा वाक्यांश से। सभी टॉपिक से अपने क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। ये वाक्यांश आया है, क्या दिया गया है? पीढ़ी दर पीढ़ी, चला आने वाला, इसके लिए उचित शब्द बताना है जो हमारा बिल्कुल समुचित शब्द होने वाला है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले के लिए एक शब्द बताना है, कौन सा हमारा शुद्ध रूप होने वाला है बताओ। परागत, तथागत, क्रमागत, उसके बाद अन्व्यागत, कौन सा शब्द होगा हमारा जो शुद्ध होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होता है?
पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या होता है, अनव्यागत होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन वो होते हैं जो हमारे आए हुए हैं और महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, क्या दिया गया है, भूधर्म में संधि पूछी गई है। बताइए क्या इसका आंसर हमारा होने वाला है। ये आपके सामने है, आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा आज की क्लास का। इसका आंसर आपको देना, ईमानदारी के साथ कमेंट में देना है। ठीक है, तो पूरा लिखना कि इसका ये आंसर है और उसमें ये संधि है। ठीक, अगर आपको ये सीरीज सही लग रही है तो हिंदी से जुड़ो, इसमें बिल्कुल गारंटी है कि आपकी हिंदी उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि आप 98% या पूरा 100% दोगे अपना, और पूरे नंबर बनेंगे जो कि हमारे हिंदी में बनते नहीं है, जबकि अन्य सब्जेक्ट में हमारे नंबर बन जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय।